नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एनजीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश यानी लाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो इस चैप्टर का पार्ट 3 है। दोस्तों, यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, यानी हमें क्या बताना है कि वैसा प्रकाश का जो है कलर जिसमें जो है सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? पहला में दिया गया है लाल, दूसरा में है पीला, तीसरा में है नीला और चौथा में बैंगनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दोस्तों क्या होगा? बैंगनी। ठीक है, तो यानी दोस्तों बैंगनी कलर में दोस्तों सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। और दोस्तों, यदि पूछा जाएगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है तो क्या होगा? लाल। ठीक है, लाल में जो है सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य और बैंगनी में जो है सबसे कम होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पहले तरंगदैर्घ्य के बारे में मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया है कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है। एक बार फिर जो है इसे मैं चर्चा कर देता हूं। अब देखिए, हमें जो है मालूम है कि प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रकाश जो है शीघ्र और गर्त के माध्यम से जो है आगे विचलन करता है। ये जो है आप देख रहे हैं, यह शीघ्र हो गया और नीचे में जो है यह गर्त हो गया। तो दोस्तों, एक बार शीघ्र होता है, फिर गर्त, फिर शीघ्र और फिर गर्त। दोस्तों, दो समानांतर शीर्ष और दो समानांतर गर्त के बीच का जो है दूरी जो दोस्तों तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। यानी ये जो है ये दूरी भी है और ये दोनों दूरी क्या होगा दोस्तों? तरंगदैर्घ्य होगा, यानी वेवलेंथ। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है मात्रक जो है एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, यदि वायुमंडल न हो, पृथ्वी न हो, तो यहाँ पे तो हो जाएगा दोस्तों, तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यानी यदि हम कल्पना करते हैं कि यही वायुमंडल नहीं होगा, यानी हमारे चारों ओर जो वायु का जो चादर फैला हुआ है दोस्तों, इसे वायुमंडल कहा जाता है। तो यदि हम मान लें कि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से जो है आकाश किस रंग का दिखाई देता? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में है काला, दूसरा में है नीला, तीसरा में है नारंगी और चौथा में है लाल। दोस्तों, इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा काला। ठीक है, अब देखिए काला क्यों होगा? अब देखिए, जब वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का जो है परिकिरणन नहीं हो सकेगा। ठीक है, यही कारण है कि प्रकाश का परिकिरणन नहीं होने के कारण क्या होता है कि काला रंग का दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, यदि वायुमंडल है तो यदि पृथ्वी से आकाश को देखेंगे तो वह जो है नीला रंग का दिखाई देता है। तब क्या होगा आंसर दोस्तों? तब हो जाएगा नीला रंग का। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो है दोस्तों अंतरिक्ष में जो है आकाश को देखने पे जो है काला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष से यदि हम आकाश को देखते हैं तो वह काला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों यानी अंतरिक्ष पे कोई तरह का जो है वायुमंडल नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी में जो है दोस्तों देखने पे जो है पृथ्वी से यह नीला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का जो है दोस्तों परिकिरणन ज़्यादा होता है, इसलिए यह जो है नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, यानी प्रकाश का जो रंग है दोस्तों किस पर निर्भर होता है, किसके कारण होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया गया है वेग द्वारा।
पहला क्या है, वेग द्वारा, दूसरा है दोस्तों आयाम द्वारा, और तीसरा है तरंग दैर्घ्य द्वारा, और चौथा है आवृत्ति द्वारा। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बताएं कि इसका आंसर जो है सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तरंग दैर्घ्य द्वारा। ठीक है, यानी वेव लेंथ। तरंग दैर्घ्य के बारे में मैंने पहले ही बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। तो दोस्तों प्रकाश का रंग किस पे जो है निश्चित होगा, क्या होगा, तरंग दैर्घ्य द्वारा। ठीक है, और दोस्तों तरंग दैर्घ्य का मात्रक मैंने बताया कि प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और यहाँ पे सबके बारे में देख लेते हैं। वेग का जो है ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। आयाम का दोस्तों मीटर होता है। आयाम क्या होता है, अपनी मध्यमान स्थिति से कोई भी तरंग जो है अधिकतम विस्थापन, ठीक है, मध्यमान स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे आयाम करते हैं, यानी जिसे ए से जो है डिनोट किया जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। उसके बाद दोस्तों तरंग दैर्घ्य के बारे में मैंने बताया। अब देखिए आवृत्ति, आवृत्ति का जो मात्रक है हर्ट्ज, यानी इसे जो है एच जेड से जो है निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आवृत्ति के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए 1 सेकेंड में दोस्तों, 1 सेकेंड में जितनी दोलनों की संख्या होती है उसे जो है आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। यानी यदि कोई कमरा है, मान लीजिए ये कमरा है और यहाँ पे दोस्तों एक हरा रंग का जो है बल्ब लगा हुआ है, तो यदि कोई लाल वस्त्र है तो वह कैसा दिखाई देगा, यह हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला में दिया गया है पीला रंग का दिखेगा, दूसरा में है नारंगी रंग का, और तीसरा में है काले रंग का, और चौथा में है नीले रंग का। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा काले रंग का। अब देखिए क्यों होगा, इसके बारे में मैं जो है चर्चा करता हूँ कि यह काला रंग का ही क्यों दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, यदि कोई वस्तु जिस रंग का दिखाई देती है वह जो है दोस्तों उसी रंग को जो है परावर्तित करती है, इसलिए वह उसी रंग का दिखाई देती है, और उसके अलावा सभी रंगों को जो है वह अवशोषित कर लेती है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं बात को। यहाँ पे जो है हरा विद्युत लगा हुआ है, लेकिन जो वस्त्र है वह लाल है। तो दोस्तों लाल वस्त्र है, इसे लाल देखने के लिए जो है हमें लाल रंग का बल्ब जलाना होगा, लेकिन यहाँ पे हरा रंग का बल्ब जला है, तो इसलिए दोस्तों यह जो है हरा रंग को जो है अवशोषित कर लेगा, और इससे परिणाम स्वरूप वह जो है काला रंग का जो है दिखाई देगा। लेकिन लाल रंग का वस्त्र में यदि हम लाल रंग का बल्ब जलाएंगे तो वह जो है लाल रंग को परावर्तित कर देगा, और वस्तु जो है दोस्तों यानी वस्त्र जो है वह लाल रंग का ही दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि कोई वस्तु जिस रंग का जो है दिखती है वह उसी रंग को क्या करती है, परावर्तित करती है, और बाकी सभी को जो है वह अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब देखिए अब अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि यदि कोई श्वेत प्रकाश यानी सफेद रंग का प्रकाश यदि अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि श्वेत प्रकाश दोस्तों वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितना रंगों से क्या होगा, 7 रंगों से मिलके जो है दोस्तों वह बना होता है, जिसका नाम जो है एक इसके लिए ट्रिक बनाया गया है। अब देखिए वह ट्रिक क्या है, बेजी। ठीक है, सॉरी एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। अब देखिए बेजा ने पी नाला। अब देखिए दोस्तों इसी से जो है पूरा जो है 7 रंग को हम लोग याद बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेजा यानी बे से क्या होगा बैगनी, जा से हो जाएगा जामुनी, नी से होगा नीला, ह से होगा हरा, पी नाला यानी पी से होगा पीला, ना से होगा नारंगी, और लाल से होगा लाल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 7 रंग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इंग्लिश में दिए हमको याद रखना है दोस्तों, तो VIBGYOR VIBGYOR, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो दोस्तों
इस ट्रिक के माध्यम से जो दोस्तों हम लोग श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिल के बना होता है, इन्हें जो है हम लोग अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस घटना को, यानी जब श्वेत प्रकाश सभी रंगों में जो है अलग हो जाता है, तो इसे दोस्तों वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों न्यूमेरिकल है। क्या है अब देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। इसकी क्षमता होगी, यानी पावर हमको बताना है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ दिया गया है। तो दोस्तों फोकल लेंथ के बारे में हम लोगों ने क्लास 10 का जो है चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में पढ़ लिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें मैंने प्रकाश के दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, सब के बारे में अलग अलग करके टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है। अब देखिए फोकस दूरी दोस्तों, इसे जो है स्मॉल लेटर एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, यह क्या होता है कि जो लेंस का जो प्रकाशिकीय केंद्र होता है और मुख्य फोकस होता है, उसके बीच का जो है दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एफ जो है दिया गया है कितना, 0.2 मीटर। और दोस्तों यहाँ पे उत्तल लेंस है। ठीक है, तो आप एक बात को याद रखिएगा, यदि उत्तल लेंस होगा तो फोकस दूरी दोस्तों वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन यदि अवतल लेंस रहता तो उसके लिए जो है दोस्तों फोकस दूरी जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है P = 1/f। ठीक है, यानी हमको यदि पावर निकालना है तो उसके लिए जो है क्या करेंगे, हम फोकस दूरी को जो है 1 से जो है डिवाइड दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, P = क्या हो जाएगा 1, f यहाँ पे दिया गया 0.2। तो इसको जो हम लोग पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में 0 लगेगा, 2 से जो है कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। और यदि f पॉजिटिव है तो इसका जो पावर भी होगा दोस्तों वह क्या होगा, वो भी जो है पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी +5D। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये जो डी है दोस्तों, इसका जो है फुल फॉर्म होता है डायोप्टर। यह क्या होता है, यह जो है क्षमता का जो है SI मात्रक होता है। ठीक है, और मीटर जो है फोकस दूरी का हो गया, और लेंस का क्या हो गया, डायोप्टर यानी डी। अगला सवाल है दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे करता है। अब देखिए हमें जो है पानी में जो है हवा का बुलबुला क्या काम करेगा, कैसा काम करेगा, उत्तल दर्पण के जैसा करेगा, या उत्तल लेंस के जैसा करेगा, या अवतल दर्पण के जैसा करेगा, या अवतल लेंस के जैसा करेगा। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग समझते हैं पहले। अब देखिए पानी में हवा का बुलबुला दोस्तों हमें मालूम है कि यदि कोई लेंस को जो है कोई ऐसा द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक उस लेंस से ज़्यादा होता है, तो दोस्तों उसमें जो क्या होता है कि लेंस का प्रकृति बदल जाता है। यानी अवतल लेंस दोस्तों वह उत्तल जैसा काम करता है, और उत्तल लेंस है दोस्तों वह अवतल जैसा काम करता है। इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी अवतल लेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हवा का जो है अपवर्तनांक क्या होता है पानी से, मतलब पानी का जो है अपना दोस्तों हवा से जो है ज़्यादा होता है, इस कारण। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों इसके लिए जो है एक फॉर्मूला है, उसको जो हम लोग पहले समझते हैं क्या है। अब देखिए उसके लिए यही है फॉर्मूला कि यदि 2 दर्पण यानी समतल दर्पण को यदि कोई भी एंगल, मान ले कि वह जो है थीटा एंगल पे जो है रखा गया है और बीच में कोई एक वस्तु है, तो दोस्तों इस वस्तु का दोस्तों कितना प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वह है थीटा दिया गया है। तो यदि हम मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब की संख्या वह n है, तो n = क्या होता है 360/θ। ठीक है, एक बार और लिख देते हैं, n = क्या होगा 360/θ -1। अब देखिए -1 कब होगा,
जब 360 बाय थीटा का वैल्यू यदि इवन नंबर होगा यानी सम संख्या होगा तो, और यदि विषम संख्या होगा यानी ओड नंबर होगा तो -1 को जो है हम लोग नहीं देंगे, उसे जो है हम लोग हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है उदाहरण में देख लेते हैं। यहाँ पे थीटा का कितना दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, n इसका कितना हो जाएगा 360 बाय 90, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 4 बाद में कटेगा, यानी इसका जो है n इसका कितना आ गया 4। अब 4 दोस्तों वह कौन सा नंबर है, वह इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो दोस्तों इसमें हमको क्या करना है 1 माइनस करना होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी 3 प्रतिबिंब जो है मोमबत्ती का बनेगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे दोस्तों विषम संख्या आता तो उसके लिए हम -1 को जो है नहीं करते, ठीक है। अब देखिए उसका भी देख लेते हैं। यदि 40 डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री दिया रहेगा तो क्या होगा 360 बाय 40, तो यह जो है 9 बार में कर जाएगा। अब देखिए यदि 40 डिग्री जो है दो कोण पे रखा गया दो समतल दर्पण को, तो उसमें दोस्तों वह जो है उसका जो है कोई भी वस्तु का जो है 9 जो है यानी 9 बार जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो उसका संख्या कितना होगा 9। इसमें -1 को नहीं करना है क्योंकि 9 जो है ओड नंबर है यानी विषम संख्या है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हीरा चमकदार दिखाई देता है। अब देखिए हीरा जो है दोस्तों वह चमकदार दिखाई देता है, इसका हमको कारण बताना है। तो पहला दिया गया परावर्तन के कारण, दूसरा है अपवर्तन के कारण, तीसरा है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, और चौथा है परिकिरण के कारण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यह जो है इसका सही आंसर है। अब समझते हैं यह क्या होता है। अब देखिए मान लिए यह जो है एक अभिलंब है, ठीक है, और इसके ऊपर दोस्तों सघन माध्यम है और इसके नीचे क्या है विरल माध्यम, ठीक है। तो दोस्तों यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में आती है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया। तो दोस्तों यदि कोई प्रकाश किरण, यदि मान लीजिए एक प्रकाश किरण जो है ये जो है सघन माध्यम में है और विरल माध्यम में आ रही है, तो यदि इसका जो है आपतित कोण दोस्तों क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, ठीक है। अब क्रांतिक कोण क्या हुआ, तो देखिए क्रांतिक कोण दोस्तों वैसा कोण है जिसमें कोई आपतित किरण अपवर्तन के परिणाम स्वरूप यानी फलस्वरूप वह जो है अभिलंब यानी ये जो है सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में जो है परावर्तित हो जाए यानी अपवर्तित हो जाए समानांतर, तो उसे जो है क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यदि कोई आपतित किरण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो वह जो है दोस्तों विरल माध्यम में न जाकर पुनः जो है सघन माध्यम में ही जो है लौट जाता है, इसे जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वह चमकता है, ठीक है। अब दोस्तों आज का जो है अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। इसका यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। अब देखिए अभी मैंने बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है प्रकाश को जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना होगा और उसका जो है जो आपतित किरण होगा तो आपतित कोण होगा वह क्रांतिक कोण से क्या होगा बड़ा होगा। इसके लिए क्या होगा कि वह जो है जो उसका जो है अपवर्तन होगा तो लेकिन वह विरल माध्यम में न जाकर पुनः जो है सघन माध्यम में लौट जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे है दोस्तों पहला ऑप्शन में हीरे से कांच में। अब देखिए हीरा क्या हो गया सघन माध्यम हो गया और कांच क्या हो गया विरल माध्यम हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं जल से कांच में। देखिए जल जो है सघन नहीं है विरल है, कांच जो है सघन है तो यह नहीं होगा। वायु से जल में, वायु विरल हो गया जल सघन, ये भी नहीं होगा। वायु हो गया आपका विरल और कांच हो गया सघन, तो यह भी नहीं होगा। दोस्तों सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हीरा जो है सघन माध्यम है और कांच क्या है
विरल माध्यम, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो उसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके जो है इन 10 प्रश्न में कितने नंबर आए, और इस वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना न भूलें। थैंक यू।